नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने बितान पाठ्य पुस्तक के आलो आंधारी नामक पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि बेबी हालदार द्वारा लिखा गया है। पहले भी मैंने बेबी हालदार के बारे में बताया है कि एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में आलो आंधारी के माध्यम से लेखन के क्षेत्र में एक यात्रा आरंभ की। यह कहानी बेबी हालदार की है, जिसमें 13 वर्ष की आयु में ही विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में अपने पति के 3 बच्चों की मां बन जाती हैं और पति के जातियों से अत्याचार से तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ अंततः अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है। इस पाठ के आधार पे लेखिका कहती है कि उनके मन में अपने पति से अलग होने के बाद अपनी पारिवारिक चिंताएं सताने लगी थी कि किस तरह से वे अपने तथा अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी। वह 3 छोटे बच्चों के साथ किराए के घर में रहती हैं और काम न मिलने की चिंता उनको सताती रहती है। कहीं कहीं काम भी मिलता है, लेकिन मनचाहा काम से नहीं मिला। लेखिका को अकेले रहता देख, जैसे कि आमतौर पर होता ही है, आस पड़ोस के लोगों द्वारा तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है, तुम अकेले कैसे रहोगी, तुम्हारा स्वामी यहाँ क्यों नहीं आता। और एक दिन लेखिका की पहचान सुनील नाम के एक व्यक्ति से होती है और उसी बातचीत के दौरान उसे काम की तलाश है, यह बात पता चलती है। 2 दिन पश्चात सुनील लेखिका के घर आता है और उसे एक कोठी में ले जाता है। कोठी में उसे खाना बनाने, साफ सफाई का काम मिलता है। वहाँ एक पहले जो काम करने वाली महिला थी, उसको हटा करके बेबी को रख दिया जाता है। लेखिका जिस घर में रहती थी, उस घर का किराया अधिक होने तथा वहाँ के लोगों की तरह तरह की बातों से वह तंग आ चुकी थी, इसलिए वह अपने लिए नया घर ढूंढती है और उसे नया घर मिल भी जाता है। कोठी में जहाँ वह काम करती है, तातुस नामक व्यक्ति के यहाँ, वहाँ उसे आत्मीयता मिलती है। एक बेटी के समान उसको प्यार मिलता है और उसके हर तरफ से हर संभव उसके परिवार की जो समस्या है उसको दूर की जाती हैं। जब एक दिन लेखिका बेघर हो जाती है तो वह तातुस के घर में उसको वहां रहने के लिए जगह मिल जाती है और तातुस लेखिका को आश्रय देते हैं और आश्रय देने के साथ तातुस यह भी कहते हैं कि अब वह उनके घर में रहेगी तो उन्हें भी थोड़ा और आराम मिल जाएगा। तातुस फिर उनके बड़े लड़के को खोजकर लेखिका से मिलवाते हैं और उस लड़के को पास में ही काम दिलवाते हैं कि जिससे लेखिका उससे आसानी से मिल सके। लेखिका तातुस के उपकारों को देखकर सोचती है कि तातुस पिछले जन्म में उसके अवश्य ही पिता रहे होंगे, जो उसका इतना ध्यान रखते हैं। तातुस व उसके मित्रों द्वारा लेखिका को निरंतर आगे लिखने की प्रेरणा मिलती रहती है। वह उसे कहते हैं कि तुम जब भी तुम्हें समय मिले कुछ न कुछ उसको लिखने की प्रेरणा तातुस के द्वारा मिलती है और तातुस जो है उसको अपने दोस्तों के बंधुओं के द्वारा भी उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेखिका की मां का निधन हो जाता है। लेखिका अपने कहानी में बताती है कि उनके लिए एक बंधु का फोन आता है, चिट्ठी आती है कि वह जो है वो कहते हैं कि तुम कभी लिखना मत छोड़ना
और यह बात किसी भी तरह से मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए भेजा है। तातुस व उसके बंधुओं ने उसे लिखने की प्रेरणा दी और वह इसमें कामयाब भी रही। तातुस उन्हें कहते हैं कि तुम्हें किसी भी बात के लेकर के माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करते जाओ, बस लिखो और पढ़ो, और उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। लेखिका अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि तातुस की बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में करने को और कुछ था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा तो थे ही। उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातु जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। मुझे उन लोगों का भी ध्यान रखना होता था। एक दिन भूल से तातुस की बात मान दिन में ही उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। रमनदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। भूख के मारे रमनदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या सोचकर खूब हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा, रमनदा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तातुस बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई नहीं उस कमरे में। और मैं इतना कह करके चली आई और देखा कि रमनदा हंस ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमनदा? वह कुछ न कुछ बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमनदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी अपनी अलग ही तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुस बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही रह जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा। मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। मैंने कहा, चिट्ठी? यह चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई कि कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं। यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता, कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कुछ ठिकाना नहीं। मैंने तातुस से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुस बोले, यह तुम ही सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू पिता के बड़े भाई ताऊ को कहते हैं। तो वो कहती, मैं जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुस बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं थी, फिर भी जैसे बन पड़ा वैसे लिखती रही। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं? सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया था। वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, यह जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर
तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्णा देवी का पाखिर खांचा। खाचार पाखी कैसा लग रहा है? तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा। मेरा प्यार लो, तुम्हारा जेठू। जेठू ने उन्हें उसके जवाब में यह चिट्ठी लिखी। तो इस तरह से जेठू लेखिका उत्साह बढ़ाते रहते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी। और भी कई लोग थे जो कि उसकी तरफ ध्यान देते थे। दिल्ली में जेठू और तातुश के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती वह सब तातुश उन्हें फोन पर सुनाते। एक दिन फोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा, एन फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, यह एनी फ्रैंक कौन है? तातुस ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से एक उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी। वयस अर्थात उम्र। वयस का मतलब क्या है? उम्र। तो वह भी उनका हौसला बढ़ाती रहती थी। वह जेठी की बंधु थी, कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिले। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि मैं उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पहुंचते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी दूसरी तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काटकर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे बहुत अच्छी लगी। स्वयं के जीवन के विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो जीवन की जो याद करने वाली जो घटनाएं होती हैं उसको एक सहजता के साथ लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करना यह सभी लोगों के लिए आसान नहीं। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें।
अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सके। देखो उन्होंने लिखा कि अगर आप अभ्यास और कोशिश करती रहेंगी तो आप कुछ अनूठा लिख करके दे सकती हैं। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुश ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। लेखिका बहुत गहन विचार में पड़ी रहती थी कि कितने लोग उसके आसपास, उसके कितने हितैषी थे जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा निरंतर देते थे और उसकी लेखन शैली को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते थे। बच्चों, आज मैं बेबी हालदार की कहानी यहीं तक बता रही हूँ। आगे अपने अगले भाग में फिर उसकी आगे की कहानी बताऊंगी। आज पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार।